बच्चों, कभी कभी जिंदगी में छोटी छोटी गलतियों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये गलतियां अक्सर लापरवाही से पैदा होती हैं, जिसमें जान भी जा सकती है। ऐसी ही गलती रागिनी ने की थी, जो मध्य प्रदेश के बियाबान जगह पर आदिवासियों के विकास के लिए काम कर रही थी। अचानक उसे फोन आया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, तो जल्दबाजी में ऑनलाइन टिकट बनाने बैठ गई। वो रात अमावस्या की रात थी। टिकट हो गई। टिकट हो जाने से वो खुश थी, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि रात में रेलवे की साइट से टिकट बुक नहीं होती, लेकिन उसकी कंफर्म टिकट बुक हो चुकी थी। चंबल एक्सप्रेस, कोच नंबर X13, टाइम 2 AM। सिर्फ 2 घंटे हैं, मुझे तुरंत निकलना होगा। रागिनी जितनी तेजी से अपना लगेज तैयार कर सकती थी, करके 1 घंटा साइकिल चलाकर स्टेशन पर पहुंच गई। 2 बजने ही वाले थे। ओह गॉड, यहाँ मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। अगर पापा की तबीयत खराब नहीं हुई होती तो मैं कभी इतनी रात में यहाँ नहीं आती। ये कौन सी ट्रेन खड़ी है? ये तो मेरी ही ट्रेन है, कोच भी मेरा है। हाँ माँ, ट्रेन मिल गई है। पापा कैसे हैं? ग्रेट। हाँ, मैं 12-1 बजे तक पहुंच जाऊंगी। रखती हूँ माँ, ट्रेन में चढ़ रही हूँ। वाओ, सीट का नंबर भी तेरा है। किसी के लिए लकी, किसी के लिए अनलकी। गॉड नोज मेरे लिए क्या होगा। इस बॉगी में तो कोई है ही नहीं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? छोड़ यार रागिनी, इतने एडवांस दुनिया में दकियानूसी टाइप की कुछ मत सोच। जल्दी से फ्रेश होकर सो जा, वरना पूरा दिन खराब हो जाएगा। आप कौन हैं? मैं रागिनी हूँ। I'm sorry, रागिनी मैं हूँ, और ये सीट भी मेरी है। किसी के लिए लकी, किसी के लिए अनलकी। ये सीट नंबर 13 मेरी है, और मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। मैं उन्हीं से मिलने अपने घर दिल्ली जा रही हूँ। प्लीज आप जो भी हैं, मेरी शक्ल का मेकअप करके मुझे परेशान मत कीजिए। मैं पहले से ही परेशान और डरी हुई हूँ। ये सब क्या बकवास है? मेरे पापा की तबीयत खराब है और मैं जा रही हूँ दिल्ली। तू सही कह रही है, ये सब बकवास है, लेकिन यही बकवास तेरी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। तुम कौन? ये मैं हूँ। ओह गॉड, बचाओ, बचाओ! इस ट्रेन पर मेरा अधिकार है रागिनी। यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं तुम्हें सुनने वाला। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं था, लेकिन इस डिब्बे में जब आग लगी थी तो मेरी मदद करने कोई नहीं आया था। मेरा भी परिवार था, मुझे उन लोगों ने उनके पास नहीं पहुंचने दिया। तब से मैं भी किसी को उसके परिवार से मिलने नहीं देती। लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें मेरी क्या गलती है? बोलो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। तूने इस डिब्बे में आकर बहुत बड़ी गलती की है।
मुझे मारने से पहले ये तो सोच लो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स कितने दुखी हुए होंगे। क्या तुम ये चाहती हो कि किसी और के पेरेंट्स भी लगातार इसी तरह दुख में जिए और उनके बच्चे को मारने वाले को वो कोसते रहे और तुम यूं ही भटकती रहो? बोलो, क्या ये खूनी सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? तुम्हारी मौत की कीमत कितने इंसानों की जान है? बोलो बोलो। एक्सक्यूज मी, हेलो, उठिए उठिए। वो कहाँ है? कौन कहाँ है? नहीं, कुछ नहीं। पर इतनी सुबह तुम यहाँ इस वीरान स्टेशन पर क्या कर रही हो? मेरी ट्रेन थी रात की, चंबल एक्सप्रेस। क्या मैं आपकी टिकट देख सकता हूँ? बच्चे, पहली बात तो चंबल एक्सप्रेस रात में नहीं चलती। वो इस स्टेशन पर दोपहर 2 बजे आती है और बोगी X13 को पिछले 13 साल से ट्रेन में नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि उसमें कविता नाम की एक लड़की शॉर्ट सर्किट की वजह से जलकर मर गई थी। मेरे ख्याल से किसी टेक्निकल एरर के चलते आपकी टिकट पर गलत टाइम और X13 प्रिंट हो गया है। मैं ठीक करवा देता हूँ। मेरी मर चुकी भावनाओं को जगाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब किसी का फैमिली मेंबर X13 में चढ़कर नहीं मरेगा। मेरे पेरेंट्स भी दिल्ली में रहते हैं, करोल बाग 12/26 में। प्लीज उनसे जाकर एक बार कह देना कि उनकी बेटी उनसे बहुत प्यार करती थी। उनकी कविता। रागिनी ने परेशानी में लापरवाही के साथ टिकट बुक जरूर करवा ली थी, लेकिन किस्मत से आज वो जिंदा है और उसकी वजह से कई और लोग मरने से बच गए। मगर हर किसी की किस्मत रागिनी जैसी बुलंद नहीं होती। दिसंबर की सर्द रात में अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एकदम शांति थी। कोई भी यात्री वहां पर मौजूद नहीं था। तभी एक ट्रेन वहां पर आकर रुकी। ट्रेन से कुछ पैसेंजर उतरे तो स्टेशन पर कुछ हलचल हो गई। ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 5 घंटे लेट चल रही थी। कुछ ही देर में सभी पैसेंजर्स ट्रेन से बाहर निकल आए। स्टेशन पर केवल 2-3 पैसेंजर्स ही बचे थे। उसमें से एक थी साक्षी तिवारी। साक्षी अलीगढ़ मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए आई थी। इस वक्त उसे अपने भाई और मम्मी के साथ होना था, मगर एन टाइम पर पापा की तबीयत खराब होने के कारण उसे अकेले ही आना पड़ा। अपनी ट्रॉली को घसीटते हुए जैसे ही वह स्टेशन से बाहर निकली तो एक टांगा सामने खड़ा था और कोई सवारी का साधन ना मिलने पर उसने इस टांगे वाले के पास पहुंचकर कहा, भैया लक्ष्मीबाई हॉस्टल जाना है। टांगा वाला ऊनी कपड़े पहने, ऊपर से काले कंबल ओढ़े हुए था। मंकी कैप से सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कुछ देर तक वो उसे घूरता रहा। फिर टांगे वाले ने उसे बैठने का इशारा किया तो घबराते हुए साक्षी उसके टांगे में बैठ गई। उबड़ खाबड़ सड़कों से होता हुआ वो टांगा शहर से दूर एक पुरानी सी बिल्डिंग के सामने जाकर रुक गया। बिल्डिंग के बाहर कोई वॉचमैन भी मौजूद नहीं था। मैडम जी, आ गया आपका लक्ष्मीबाई हॉस्टल। टांगे से अपना सामान उतारकर साक्षी ने टांगे वाले को रुपए देने के लिए अपना पर्स खोलकर पैसे निकालने ही वाली थी कि टांगे वाले का घोड़ा तेजी से रेल आने लगा और उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। अपने घोड़े को पुचकार कर टांगे वाला बिना पैसे लिए तुरंत वहां से चला गया। टांगे वाले को ऐसे जाते देखकर साक्षी को हैरानी हुई। वो अपना सामान लेकर हॉस्टल के भीतर दाखिल हुई तो उसने देखा कि हॉस्टल का इंटीरियर पुराने जमाने का है। यहाँ तक कि रिसेप्शन पर रखा हुआ फोन भी पुराना गोल्ड डायल वाला था। रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। साक्षी ने उसके पास जाकर कहा, मैम, मैं साक्षी तिवारी। वैसे तो मुझे 4 घंटे पहले आ जाना चाहिए था, मगर ट्रेन लेट होने के कारण मैं थोड़ा लेट हो गई। क्या मैं अभी हॉस्टल में चेक इन कर सकती हूँ? रिसेप्शन पर बैठी बुजुर्ग महिला ने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर एक नजर साक्षी की तरफ देखा
और फिर उसे रूम नंबर 403 की चाबी दी। इस वक्त हॉस्टल में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है, तो तुम्हें अपना सामान खुद लेकर जाना होगा। सीढ़ियों से ऊपर जाकर 4th फ्लोर पर राइट साइड 3rd नंबर का रूम तुम्हारा है। थैंक यू मैम। साक्षी अपना सामान लेकर सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। उसके फ्लोर पर कुछ ज्यादा ही ठंड थी। वो अपने कमरे के आसपास के कमरों की तरफ देखने लगी। कहीं भी कोई हलचल नहीं थी। पूरा हॉस्टल सुनसान था। साक्षी को थोड़ा सा डर लगने लगा। फिर खुद को ही समझाते हुए बोली, साक्षी मैडम, रात के 12 बज रहे हैं, फिर ऐसी ठंड में कौन अपने कमरे से बाहर नजर आएगा? सुबह सबसे मुलाकात हो जाएगी। खुद से बातें करते हुए साक्षी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी। उनसे सर्द हवाएं कमरे के भीतर दाखिल हो रही थी। वो उस खिड़की को बंद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, खिड़की के सामने जो पेड़ था उस पर 2 लाल चमकती हुई आंखें नजर आने लगी। वो आंखें बहुत ही भयानक थी। उसे देखकर साक्षी के पूरे शरीर में एक तेज सिहरन हुई और उसने तुरंत वह खिड़की बंद कर दी। अपना सामान साइड की खाली टेबल पर रखकर अपने बिस्तर को सही करते हुए साक्षी लेटी ही थी कि उसे तेज प्यास लगने लगी। साइड में रखी हुई पानी की बोतल को देखा तो वो खाली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही बोतल बैग से निकाली थी और ये भरी हुई थी, फिर ये खाली कैसे हो गई? चलो नीचे जाकर पानी ढूंढती हूँ। अपनी पानी की खाली बोतल लेकर वो पानी की तलाश में निकलती है तो कॉरिडोर में हल्के पीले से बल्ब जल रहे थे। पानी की तलाश में जैसे ही साक्षी सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगी, उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई सीढ़ियां उतर रहा है। उसने पलटकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी उसे एक धक्का सा लगा और ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास से तेजी से गुजरकर नीचे उतर गया हो। जो कॉरिडोर कुछ देर पहले नॉर्मल लग रहा था, अचानक से डरावना लग रहा था। वो डरते हुए नीचे उतरने लगी। पानी की तलाश में वो रिसेप्शन तक पहुंची तो रिसेप्शन पर भी कोई नहीं था। क्या हॉस्टल इतना सुनसान क्यों है? ऐसा लग रहा है कि हॉस्टल नहीं बल्कि भूत बंगला है। सब लोग कहाँ हैं? साक्षी खुद से ही बातें कर रही थी। तभी उसे एक कमरे से लड़कियों की शोर शराबे की आवाज आने लगी। वो उस दिशा में बढ़ने लगी। तभी एक लड़की भागती हुई आई और उससे टकरा गई। साक्षी के हाथ की बोतल की पानी जमीन पर गिर गई। उसका पानी फैल गया। साक्षी हैरान थी कि अभी जो बोतल खाली थी उसमें पानी कहां से आया। वह सोच ही रही थी कि उस लड़की ने इसकी बोतल उठाकर दी और बोली, सॉरी। चलो, इस पूरे हॉस्टल में कोई तो नजर आया। मेरा नाम साक्षी तिवारी है। और आपका नाम जानकर क्या करोगी? एक रात की तो मेहमान हो। उस लड़की की बात सुनकर साक्षी को बहुत अजीब लगा, मगर उसने बात को जारी रखने के लिए कहा, मैं अभी इस कॉलेज में नहीं आई हूँ। आप कौन से ईयर में हैं? लड़की उसकी बात का जवाब दिए बिना आगे बढ़ गई तो साक्षी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे से रोकने की कोशिश की तो उस लड़की ने बिना मुड़े ही अपनी गर्दन पीछे घुमा दी। ये देखकर साक्षी चीखते हुए वहां से उस कमरे की ओर भागी जहां से उन लड़कियों की आवाज आ रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। उस कमरे में 8-10 लड़कियां तेज म्यूजिक लगाकर डांस कर रही थी। उन्हें देखकर साक्षी की जान में जान आई और उसे लगने लगा कि शायद अभी जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सीनियर का कोई प्रैंक होगा। वे लोग उसकी रैगिंग के लिए ये सब कर रहे होंगे। उनसे बात करने की कोशिश करने लगी, मगर वो सभी अपनी मस्ती में इस तरह मग्न थी कि उन्हें अपने आसपास साक्षी के होने का एहसास भी नहीं हुआ। Hello everyone, I'm talking to you all. My name is साक्षी तिवारी and I am new in this hostel. Please don't behave like this. मुझे पता है आप लोग फ्रेशर के साथ थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, मगर प्लीज मुझे डर लग रहा है। यहाँ पर मेरे अलावा और कोई फ्रेशर मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। प्लीज टॉक विद मी। जैसे ही साक्षी ने कहा, एक लड़की ने म्यूजिक सिस्टम की ओर देखा तो म्यूजिक सिस्टम तुरंत बंद हो गया। सबकी आंखें अब साक्षी को ही घूर रही थी। उनकी आंखों की जगह अजीब से गड्ढे थे जिसे देख साक्षी डर कर पीछे हटने लगी।
वे सब लड़कियां अब उसकी ओर बढ़ने लगी। वो डर कर बाहर की तरफ भागने लगी तो अचानक से बाहर का दरवाजा बंद हो गया। वो दरवाजे को ठोक कर उसे खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो पूरी तरह से जाम था। प्लीज, मैं आप सबको वार्न कर रही हूँ, यदि ये मजाक है तो बहुत ही वाहियात मजाक है। मैं मैनेजमेंट से शिकायत करूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज। साक्षी का वार्निंग का भी उन लोगों पर कोई असर नहीं था। अभी भी वे लोग उसकी ओर ही बढ़ रही थी। तभी हॉस्टल के लाइट्स के मेन सॉकेट में तेजी से स्पार्किंग होने लगी और एक धमाके के साथ हॉस्टल में आग लग गई। हॉस्टल पुराना इंटीरियर का था और जगह जगह लकड़ी का काम था, इसलिए तुरंत आग फैलने लगी। जैसे ही आग फैल रही थी, सामने खड़ी हुई सारी लड़कियों की शक्लें बदलने लगी। सभी भयानक लाश में बदल चुकी थी। साक्षी उन्हें देखकर अब समझ चुकी थी कि ये सब कुछ प्रैंक नहीं बल्कि कुछ और ही है। उस आग में जलकर साक्षी भी अब उन्हीं लड़कियों में शामिल हो गई। दरअसल 20 साल पहले हॉस्टल में आग लग गई। हॉस्टल पुराना इंटीरियर का था और जगह जगह लकड़ी का काम था, इसलिए तुरंत आग फैलने लगी। जैसे ही आग फैल रही थी, सभी लड़कियों की मौका वारदात पर ही मौत हो गई। उसके बाद यह हॉस्टल की बिल्डिंग बंद कर दी गई और नया लक्ष्मीबाई हॉस्टल बना दिया गया। मगर हर साल आज के दिन ही इस हॉस्टल में वो रात का मंजर खुद को दोहराता है। रजनी, जब से हमने अमृता विला खरीदा है, जाने क्यों लग रहा है हम कुछ अच्छा करने वाले हैं। सच में जगह बहुत अच्छी है। उस विला को देखते ही लगता है जैसे उसे बहुत प्यार से बनाया गया था। रजनी, क्यों ना हम अमृता विला को तोड़ने से पहले कुछ दिन वहीं रहें? उसका न्यू लेआउट और फाउंडेशन की तैयारी सब वहीं से करते हैं। क्या कहती हो? ख्याल तो बुरा नहीं है जनाब का। बताओ कब शिफ्ट करना है? अभी चलते हैं। कूल, तो ऑपरेशन पैकिंग शुरू करते हैं। वो लैपटॉप मत भूलना। और तुम लेआउट इंस्ट्रूमेंट लाना मत भूलना। श्योर। लगता है हमारी शिफ्टिंग से मौसम भी रोमांटिक हो गया है। हमारी वजह से नहीं, सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि तुम्हारे अंदर रोमांस का कीड़ा बहुत छोटा सा है और ये मौसम मेरी वजह से बदला है। मैं रोमांस की क्वीन जो हूँ। नो फाइट विद बीवी, तुम जीती। एक्सक्यूज मी। यस, तुम लोग कौन हो और ये गेट क्यों खोल रहे हो? लेकिन आप कौन? मेरा नाम देव है और ये नेक्स्ट बंगलो मेरा ही है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम निखिल है और ये मेरी वाइफ रजनी। ग्लैड टू मीट यू। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ओह हाँ, हमने ये जगह खरीद ली है। नहीं लेनी चाहिए थी। मतलब? इस विला पर भूत का साया है। क्या बकवास है, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। देखिए मिस्टर, रात ज्यादा हो गई है, आप अपने घर जाइए। बाय। चलो निखिल। जिसकी मौत आती है वो इसी बंगलों में चला आता है। मूड ही खराब कर दिया बदतमीज ने। आई थिंक इस बंगलों को ये आदमी लेना चाहता होगा, लेकिन इसकी डील नहीं हो पाई होगी। इसीलिए ये आदमी हमारे साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है कि हमारे मन में इस जगह को लेकर गलत बात बैठ जाए और छोटी से छोटी मिस्टेक्स को इसके साथ जोड़ दे और फाइनली इसे बेचकर यहाँ से निकल जाए। आई थिंक तुम सही बोल रहे हो। एनीवेज, अब सोते हैं, कल बहुत ज्यादा काम है। बहुत काम है कल का।
निखिल, निखिल, उठो। देखो क्या हो गया, उठो। क्या हो गया यार? आंखें खोलो और देखो। ये किसने किया? खिड़की दरवाजे सब खुले हैं, हमारा पूरा सामान बिखरा पड़ा है। निखिल, कहीं भूत ने तो ये सब नहीं किया? अब तुम भी शुरू हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता है ये सब किसने किया है। किसने? उसी ने जो इस प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है। चलो मेरे साथ। नहीं निखिल, अभी नहीं। इतनी रात में? इतनी रात में ही जाना सही होगा रजनी। अगर अभी हम चुप बैठ गए तो वो कल भी यही करेगा और करता रहेगा। चलो। तुम दोनों यहाँ? देखिए मिस्टर देव, अगर आपको लगता है कि आप हमें ऐसे डराकर भूतों की कहानी सुनाकर हमसे ये प्रॉपर्टी हथिया लेंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है मिस्टर देव, इससे दूर रहिए, अदरवाइज मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। आई डोंट नो तुम ये सब मुझे क्यों कह रहे हो, और प्लीज तुम्हारी प्रॉपर्टी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हें तुम्हारे बंगलों में कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो उससे अब तुम्हें खुद ही डील करना है। आई टोल्ड यू, वहां पे भूत है। विश्वास नहीं होता तो जाओ वहां एक कील ही ठोक कर देख लो। गुड नाइट। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है। क्या करने वाले हो तुम? सच्चाई जाननी है मुझे। निखिल, तुम ठीक तो हो? निखिल! चले जाओ, घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुमने मेरे घर को दोबारा नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। चले जाओ, जाओ। हे भगवान, क्या था ये सब? मतलब मिस्टर देव ठीक बोल रहे थे, यहाँ भूत का साया है। हम यहाँ से अभी चले जाएंगे। चले जाएंगे तो करेंगे क्या रजनी? करेंगे क्या? हमारा जो कुछ भी था वो सब हम इस प्रॉपर्टी पर लगा चुके हैं। हम ये प्रॉपर्टी यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते। तो क्या अब तुम भूत से लड़ोगे? निखिल, समझने की कोशिश करो। जिंदा रहे तो फिर से कुछ शुरू कर लेंगे, लेकिन अगर यहाँ मारे जाएंगे तो? नहीं मारे जाएंगे। अगर उस आत्मा को हमें मारना ही होता तो वो हमें अभी तक मार डालती, हमें यहाँ से जाने का मौका नहीं देती। मतलब ये कि ये आत्मा बुरी नहीं है। और दूसरा, तुम्हें याद है उसने क्या कहा था? मेरे इस घर को हाथ मत लगाना। मतलब उसका इस घर से रिश्ता है और उसके साथ जरूर कोई गलत काम हुआ है जिसकी वजह से वो भूत बनकर इस घर की रक्षा कर रही है। निखिल, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। नहीं रजनी, नहीं। बिलीव मी, इस आत्मा के घर में ही इस आत्मा का राज है। हमें एक बार उसे ढूंढने की कोशिश करनी होगी। बिलीव मी, अगर कुछ नहीं मिला तो हम यहाँ से चले जाएंगे। बोलो, साथ दोगी? ओके, ढूंढते हैं। क्या करें? हेलो मिस्टर निखिल, ये फोटो आपको कहाँ से मिली? और इतनी रात को मुझे ये फोटो भेजने का क्या मतलब है? मैंने आपको बंगलो बेचा है। अगर आप मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज स्टे अवे। नहीं रमेश जी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। बस ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ ये लेडी कौन है। अमृता है नाम इसका, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? आपकी अमृता इसी घर में है? अमृता जिंदा है? मैं अभी आता हूँ, उसे रोक कर रखिएगा।
कहाँ है अमृता? कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। अमृता! अमृता, मेरी बात सुनो। मुझे मार क्यों रही है तुम? अमृता, तुम तो मेरे प्यार में पागल थी, प्रेम दीवानी थी, और अब ये सब? क्योंकि अब तक तुमने इस प्रेम दीवानी का प्यार देखा था, अब तुम अपने धोखे का गुस्सा भी देखोगे। धोखा? नहीं अमृता, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम ही मुझे छोड़कर चली गई थी कहीं। मैं तो आज भी पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने शादी ही नहीं की अमृता। सच? तुम्हारी कसम अमृता। इतना ही प्यार था मुझसे तो बताओ, हमारे प्यार की निशानी इस घर को छोड़कर क्यों चले गए तुम? और इसे बेचा क्यों? बेचा इसलिए क्योंकि तुम्हारे ना मिलने से मैं गुस्से से भर गया था। मुझे तुम धोखेबाज लग रही थी, और ये घर इसीलिए छोड़कर पुश्तैनी घर में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि एक एक्सीडेंट में मॉम डैड की भी मौत हो गई थी। उनको तो मरना ही था। बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। क्या मतलब? मैं भागी नहीं थी रमेश, बल्कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे मारकर इस दीवार में चुनवा दिया था। लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैं इस घर में कैद हो गई। मगर मैंने अपने प्यार की निशानी इस घर को किसी को बिगाड़ने नहीं दिया। लेकिन क्या अमृता? अब मैं थक गई हूँ। इस दीवार में मेरा कंकाल है। अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार कर दो रमेश। अब मुझे मुक्ति चाहिए। नहीं अमृता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे जाना होगा रमेश। अगले जन्म में फिर से मिलूंगी। रमेश जी, आप चाहे तो ये घर वापस ले सकते हैं। हम अपना प्रोजेक्ट कहीं और शुरू कर लेंगे। थैंक्स, ये काम कल ही कर लेते हैं। इंसान किसी खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए चेतावनी लिखी जाती है, और जहां चेतावनी लिखी हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। एक काली अंधेरी रात थी। एक झाड़ी के अंदर से डरावनी आवाज आती है। तभी झाड़ी को चीरकर एक भयानक डरावनी शक्ल वाली बूढ़ी चुड़ैल बाहर आती है। वो अपनी थैली से एक आईना निकालती है और खुद का चेहरा देखती है। वो चेहरे पर झुर्रियां देखकर गुस्सा करते हुए कहती है, ये क्या? मेरे खूबसूरत से चेहरे पर झुर्रियां नजर आ रही हैं। मतलब अगर कुछ दिन और मुझे इंसानी खून नहीं मिला तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बूढ़ी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती मैं बूढ़ी। मुझे जल्दी से इंसान का खून पीना होगा। किसी भी कीमत पर मुझे इंसानी खून चाहिए। चुड़ैल इंसान की तलाश में एक गांव के पास पहुंचती है, लेकिन गांव में कोई भी नजर नहीं आता। घर के सारे दरवाजे बंद रहते हैं। तभी उसे पीछे से किसी के आने की आवाज आती है। वो पलट कर देखती है तो उसे एक तांत्रिक आता दिखाई देता है। क्या किस्मत है मेरी, शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। अब मैं इसका खून पीऊंगी और फिर से जवान हो जाऊंगी। रुक जाओ,
मेरी भूख मिटाए बगैर इतनी तेजी से कहाँ चले जा रहे हो? रुक जा चुड़ैल, और इस गांव से दूर चली जा, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मूर्ख तांत्रिक, अब तू नहीं बचेगा, और ना ही ये गांव वाले। चुड़ैल तांत्रिक की ओर बढ़ती है। तांत्रिक भभूत निकालता है, आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। चुड़ैल दर्द से कराहने लगती है और रहम की भीख मांगने लगती है। छोड़ दो मुझे, माफ कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी। वैसे भी अब तू किसी का कुछ नहीं कर पाएगी। तांत्रिक अपनी थैली से एक छोटी शीशी निकालता है, जिसके अंदर चुड़ैल एक धुएं के रूप में कैद हो जाती है। तांत्रिक शीशी लेकर जंगल के एक कुएं के पास पहुंचता है। आज के बाद तू इस कुएं में कैद रहेगी, जब तक कोई तुझे यहाँ से निकाल नहीं देता। ए रोनी, ए रोतलू लाल, तू यहाँ पे मुंह लटकाए क्यों बैठा है? अरे हम पिकनिक पे जा रहे हैं यार, किसी की मैयत पे नहीं। जस्ट चिल यार। यार, जब से मुझे पता चला है कि हम जिस जंगल में पिकनिक मनाने जा रहे हैं वहाँ एक चुड़ैल का कुआं है, और वहाँ आसपास रहने वाले गांव के लोगों का कहना है कि उस कुएं की चुड़ैल लोगों को मारकर अपनी उम्र बढ़ाती है। बस तभी से मेरी बत्ती गुल है यार। गांव वाले गंवार होते हैं, इसलिए वो लोग भूत प्रेत चुड़ैल पर आज भी विश्वास करते हैं। खैर कोई नहीं, चुड़ैल हो या चुड़ैल की अम्मा, उसके साथ हम करेंगे तम्मा तम्मा। क्यों दोस्तों? सही बात है। रोनी की कही बात बिल्कुल सच थी, पर उसके दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा करके सभी ने आज अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया। पानी खत्म हो चुका है, मैं पानी लेकर आता हूँ। विक्की पानी की तलाश में घने जंगलों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। तभी उसे सामने एक खूंटे पर बहुत सारे चमगादड़ टंगे हुए दिखते हैं, और फिर वो सारे चमगादड़ वहां से जैसे ही उड़ जाते हैं, विक्की को वहां टंगा बोर्ड दिखाई देता है। बोर्ड पर चेतावनी लिखी होती है, चुड़ैल का कुआं, इस कुएं के पास जाना सख्त मना है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन ये गांव वाले आज भी भूत चुड़ैल पर अटके हुए हैं। भगवान जाने इन गंवार गांव वालों को कब अकल आएगी। विक्की एक बेल तोड़ता है, उसे बोतल में बांधकर उसकी सहायता से कुएं से पानी निकालने लगता है। तभी उसके कानों में बेहद डरावनी चीखों की आवाज सुनाई पड़ती है। विक्की आवाज सुनकर डर जाता है और इधर उधर देखता है, पर उसे हर तरफ पेड़ पौधे और झाड़ियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। विक्की घबराते हुए, कौन है वहां? लगता है किसी बच्चे ने इस कुएं में डाल दी होगी। मैं वापस आ गई, मैं वापस आ गई। देख तांत्रिक, मैं वापस आ गई। अपने पीछे क्या हो रहा है उससे बेखबर विक्की पानी की बोतल पकड़े आगे कार की ओर जा रहा है। वो पीछे से आती इन आवाजों को सुनकर डर के रुक जाता है। तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ती है और झटके से वो विक्की के पीछे जाकर
खड़ी हो जाती है। चुड़ैल हैरानी से उसे देखती रहती है। विकी को भी एहसास हो जाता है कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो चुका है। उसे हल्का सा डर लगता है। बावजूद इसके डरा सहमा विक्की हिम्मत करके पलटकर पीछे देखता है और बुरी तरह शौक से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मानो उसने मौत को देख लिया हो। कुएं के ऊपर हवा में एक बूढ़ी और बहुत ही डरावनी चुड़ैल है जो उसे देख जोर जोर से हंसने लगती है। विक्की जान बचाकर वहां से भागता है, मगर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। चुड़ैल अपने लंबे बालों से उसे पकड़कर अपने पास खींच लेती है। मुझसे तेज तो ओलंपिक का धावक भी नहीं दौड़ पाएगा, तो तू किस खेत की मूली है, हाँ? कितना जवान और गरम खून है। मजा आ जाएगा आज मुझे तुम्हारा खून पीकर। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तुम ये पानी पी लो। मैं पानी नहीं, खून पीती हूँ। वो उस बोर्ड पर लिखी हुई चेतावनी नहीं पढ़ी क्या तूने? खून पीने वाली चुड़ैल हूँ जो खून पीकर जवान हो जाती है। अब मैं तेरा खून पीऊंगी। अचानक चुड़ैल की जीभ तेज धार बन जाती है और एक ही झटके में विक्की की गर्दन धड़ से अलग कर देती है। उसके धड़ से निकलने वाले खून को सर उठाकर पीने लगती है। खून पीकर चुड़ैल थोड़ी जवान हो जाती है और उसके चेहरे की झुर्रियां थोड़ी कम हो जाती हैं। ये विक्की कहाँ मर गया यार? अमित, लगता है उस झाड़ी में कुछ है। वो झाड़ी बहुत जोर जोर से हिल रही है। अमित झाड़ी की ओर देखता है। झाड़ी बिल्कुल भी हिल नहीं रही होती। वो कहता है, कहाँ हिल रही है? वहां कुछ भी तो नहीं है। डर मत, हवा से हिल रही होगी। लेकिन हवा तो चल ही नहीं रही है। देखो, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा। यार तू डरता बहुत है। कोई जानवर होगा, हमें देखकर भाग गया। तू टेंशन मत ले, चल चिल मार यार। लेकिन रोनी तो टेंशन ले चुका था। बचाओ 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 बचाओ। उसके दोस्त उसे छटपटाते हुए देखते हैं। अमित और संजीव रोनी को बचाने के लिए उसकी ओर भागते हैं। रोनी को खींचकर बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी अचानक से रोनी का शरीर बाहर आ जाता है। इस कारण अमित और संजीव जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरते ही वो संभलते हैं और उनकी नजर रोनी पर जाती है। रोनी का सर धड़ से गायब है। ये देखकर अमित संजीव बुरी तरह डर जाते हैं। दोनों कुछ भी समझ पाते उससे पहले झाड़ी से चुड़ैल के बाल बाहर आते हैं और वो बाल उन्हें पकड़कर कुएं की ओर खींच कर ले जाते हैं। दोनों उल्टे लटके हुए चुड़ैल के चेहरे से इंच भर दूर रहते हैं। आज की इस दावत से मैं बहुत खुश हूँ। इंसान अगर किसी भी चेतावनी को जानबूझकर अनदेखा करता है तो वो अपनी मौत को दावत देता है। इसलिए जहां भी चेतावनी लिखी हो उसे अनदेखा न करें। क्या पता वहां भी चुड़ैल का वास हो। है और कोई माइका लाल जो इस चेतावनी को अनदेखा करके मेरे कुएं के पास आए? यार, तुम लोगों को पता है मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया कहानी दौड़ रही है। सुनाओ क्या? लगता है तुझे ज्यादा चढ़ गई है। ना 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 भाई, तेरी कसम बिल्कुल भी नहीं चढ़ी। और अभी तो एक ही बोतल पी है।
तेरा भाई तो एक बार में 10 खत्म कर दे। हाँ, अरे बस तुम लोग मेरी कहानी सुन लो। भाई तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू कुछ मत बोल, तू बस चुप रह और अगली बोतल खोल। तेरे बिना सिर पैर की कहानी सुनकर दिमाग का गुड़ गोबर थोड़ी ना करना है। अरे कहानी तो हम सबके इस भाई मोहित भाई ने सोची है। जब भी बनेगी ना तो बाहुबली के भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। ऐसे ही थोड़ी ना बन जाती है फिल्म, हीरो हीरोइन भी तो होने चाहिए, पैसा लगाने वाला प्रोड्यूसर भी तो चाहिए। मेरा नाम मोहित है साले, प्रोड्यूसर तो यूं पैदा कर लूंगा। और रही बात हीरो हीरोइन की, तो हीरो ले लेंगे किसी को भी, पर हीरोइन तो अपनी प्रिया ही होगी। ओह शिट, प्रिया से याद आया, उसने तो आज मुझे अपने घर बुलाया था। अब मैं तो चला, आगे का तुम बेवड़े लोग देख लो। वाह गुरु वाह, प्रिया की याद आते ही हम दोस्त बेवड़े हो गए। भाई खूबसूरत लड़कियां होती ही ऐसी हैं, उनके चक्कर में अच्छे से अच्छा दोस्त दुश्मन बन जाता है। मतलब अपने सभी पराये लगने लगते हैं। अबे ओ इमोशनल अत्याचार की दुकान, पान के जैसा चबा के थूक दूंगा, संभल कर बोला कर। अपनी इस हंसी के पीछे गुस्सा छुपा रहा है तू। बकवास कम कर बे बदसूरत आदमी, तुम लोग भी तो जाते हो, कभी इधर कभी उधर। हैं? मैं कभी रोका है क्या? नहीं ना। अब मैं जा रहा हूँ तो जलते क्यों हो? हाय हाय, लौंडे का चेहरा तो देखो, खुशी के मारे गाल गुलाबी हुए जा रहे हैं इसके। यार मैं तो प्रिया को भोजपुरी फिल्म की नंबर 1 हीरोइन बनाना चाहता हूँ, जो इंच भर भी अपनी कमरिया लचकाए तो पूरे जिले का क्षेत्रफल हिल जाना चाहिए। आइटम बॉम्ब बनाना चाहता हूँ मैं उसे यार, दिल से। बॉम्ब तो वो पहले से है, तू आइटम बना लेगा तो आइटम बॉम्ब बन ही जाएगी। वैसे भाई एक बात बता, कसम खाके, हम सबकी कसम है तुझे, तू आजकल प्रिया में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, चक्कर क्या है गुरु? देखो यार, तुम लोग हंसना नहीं, बात दरअसल ये है कि मैं प्रिया से खतरनाक वाला प्यार करने लगा हूँ, दारू की कसम। उसमें तुम लोगों की भाभी बनने के 36 के 36 गुण हैं। अबे वो सब तो ठीक है, पर तू अपने अंदर के राक्षस का क्या करेगा? शादी के कुछ दिन बाद ही वो जाग गया तो? अरे तब की तब देखेंगे, फिलहाल तो मुझे अभी प्रिया के पास जाना है। अबे साले चले जा, पर जाने से पहले प्रिया का एड्रेस हमें भी तो देता जा, किसी दिन उससे मिलकर तेरी कुछ तारीफ ही कर देंगे कि कितना शरीफ है तू। हैं? यार बहुत कमीने हो तुम लोग। एनीवेज, लाल चौक बंगलो नंबर 4। चलो अब टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। क्या बात है, तैयारी तो पूरी सुहागरात टाइप की है प्रिया ने। प्रिया, प्रिया, कहाँ हो तुम प्रिया? हम यहाँ हैं मोहित, और बहुत ही बेसब्री से आपका ही इंतजार कर रहे हैं। प्रिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हारे इस वेलकम ने मुझे कितनी खुशी दी है। मैं उम्र भर ये वेलकम नहीं भूल पाऊंगा। भूलने लायक बचोगे तो भूलोगे। इंदु, इंदु। हाँ, मैं इंदु। तुझे क्या लगा, तू फोन पर इतने दिनों से प्रिया से बात कर रहा है? फोन पर प्रिया नहीं, मैं थी, और ये मेरा घर है, जहाँ रहते हुए मैंने मॉडल बनने के कई सपने देखे थे, जिन्हें तूने तोड़ दिया। अब मैं तुझे तोड़ूंगी। मैं तोड़ूंगी तुझे। इंदु,
मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे, मुझे माफ कर दो। हाँ प्रिया, शुभम, मैं कल रात से मोहित को कॉल कर रही हूँ। उसे मैंने घर बुलाया था, कोई जरूरी बात करनी थी, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा। कहाँ है वो? ये कैसे हो सकता है? कल रात तो वो तुम्हारे ही घर गया था। अगर तुम्हारे पास नहीं पहुंचा तो वो गया कहाँ? ठीक है प्रिया, मैं पता करके तुम्हें कॉल करता हूँ। बाय। अबे तू, अच्छा हुआ जो तू यहाँ आ गया। मैं तुझे ही कॉल कर रहा था। अभी प्रिया का फोन आया था यार। वो कह रही थी कि रात को मोहित उसके घर नहीं पहुंचा और अब उसका फोन भी नॉट रीचेबल है। मैं मोहित के बारे में ही बताने आया हूँ तेरे पास। मोहित की लाश शहर से बाहर जंगल में मिली है। पागल हो गया है क्या? मैं ही मिला तुझे सुबह सुबह पपलू बनाने के लिए, हैं? सच कह रहा हूँ यार, मोहित मर चुका है। उसकी हत्या हुई है। हत्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसका ऐसा कौन सा दुश्मन निकल आया जिसने उसे इतनी बुरी तरह से मार दिया। हम प्रिया के पास चलते हैं, वो चाहे कुछ भी बोले, लेकिन मुझे लगता है हमारे सवालों के जवाब उसके घर में ही छुपे हैं। यार, ये प्रिया इतने गंदे घर में रहती है। पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शुभम, ये उसकी फोटो यहाँ कैसे? किसकी फोटो? उसकी। ये तो इंदू की फोटो है, लेकिन इंदू की फोटो प्रिया के घर में कैसे? और ये प्रिया है कहाँ? मैं प्रिया को कॉल करता हूँ। हेलो प्रिया, हम तुम्हारे घर पर हैं, तुम कहाँ हो? प्रिया, ये बंगलो नंबर 4 तुम्हारा नहीं है क्या? नहीं, मेरे बंगलो का नंबर 8 है। लेकिन मोहित ने तुम्हारा यही एड्रेस बताया था। खैर छोड़ो, तुम ऐसा करो, जल्दी से बंगलो नंबर 4 में आ जाओ। अरे पर मेरा ऑडिशन है। काट दिया? आखिर ऐसा क्या है बंगलो नंबर 4 में जो मुझे वहाँ बुला रहा है? ये मोहित का नंबर भी तो नहीं लग रहा। क्या कहा उसने? भाई, कोई बहुत बड़ा पंगा है यार। प्रिया तो बोल रही है उसके बंगलो का नंबर 8 है। ये उसका घर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हेलो गाइस। थैंक गॉड तुम आ गई। हाँ आ गई, लेकिन तुम इतने हैरान परेशान क्यों दिख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात मौत को देख लिया है। वो सब छोड़ो, बस ये बताओ, तुम इस लड़की को जानती हो? ये कौन है ये? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कोई नया शूट प्लान कर रहे हो क्या? हम कोई शूट प्लान नहीं कर रहे हैं प्रिया। शूट प्लान नहीं कर रहे हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? खैर छोड़ो, मोहित कहाँ है? वो मर चुका है। ये कैसा मजाक है? यही सच है प्रिया, मोहित मर चुका है और मरने से पहले वो तुमसे मिलने इस घर में आया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता वो हो चुका है प्रिया। नहीं, ये झूठ है। मोहित नहीं मर सकता। हम तो शादी प्लान कर रहे थे। खुद को संभालो प्रिया, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। तुम अपने घर जाओ, हमें अभी कहीं जाना है। यार, ये तो वही जगह है जहां हमने मुझे मारकर दफनाया था। इंदू? हाँ, मैं 6 महीने पहले
अपने गांव से हीरोइन बनने का सपना लेकर यहाँ आई थी, लेकिन तुम दरिंदों ने मेरे साथ धोखा किया और मेरे सपनों के साथ मेरी इज्जत लूटकर मुझे मार डाला। अब तुम्हारी बारी है। अगर किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलोगे तो उसकी आत्मा तुम जैसे दरिंदों को कभी नहीं छोड़ेगी, जान से मार डालेगी।